Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, today we will talk about unit number 10. बेसिकली जो यूनिट नंबर 10 है यूएचएस का, इसमें टाइटल तो इसका जेनेटिक्स है, लेकिन अगर आपकी बुक के हवाले से बात की जाए, टेक्स्ट बुक के हवाले से बात की जाए, तो इन्होंने कुछ ब्लेंडिंग इस तरह से की हुई है कि चैप्टर नंबर जो 22 है सेकेंड ईयर का, कुछ वहाँ से टॉपिक्स लिए हुए हैं, कुछ 21 से लिए हुए हैं, और कुछ इसमें टॉपिक 20th चैप्टर से लिए गए हैं। तो इस तरह से ये ब्लेंडिंग है, और हमने ये एक बड़ा चूंकि यूनिट बन रहा था तो इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया हुआ है। अभी आज हम इसके जो कंटेंट्स हैं लर्निंग आउटकम में जो लिखे हुए ए बी सी एंड डी हैं उन पे बात करेंगे, और जो लेक्चर नंबर 18 है उसमें जो रिमेनिंग कंपोनेंट्स हैं उन पे बात करेंगे। सो अभी इसमें जो चीज़ें शामिल हैं, वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन द टर्म जीन, लोकस, अलील, डोमिनेंट, रिसेसिव, कोडोमिनेंट, लिंकेज, F1, F2, phenotype, genotype, homozygous, heterozygous, mutation, epistasis, multiple allele, RH factor, dominance relations, polygenic inheritance. ये फर्स्ट कंटेंट होगा। देन वी विल मूव टू द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट along with Punnett scale and solution of problem given at the end, then monohybrid, dihybrid crosses and test crosses. इसी तरह जो तीसरा कंपोनेंट होगा that is related to gene linkage, sex linkage, जिसमें हेमोफिलिया और कलर ब्लाइंडनेस दोनों शामिल हैं इन ह्यूमन, सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन। इसी तरह लास्ट पे हम आएंगे डीएनए रेप्लिकेशन, और फिर मीजल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट के थ्रू साबित करना कि डीएनए की रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होती है, और आगे चल के प्रोसेस या मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन। तो ये कंटेंट्स हैं जी। विदाउट लूजिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज। जीन क्या होता है जी? जीन को आप बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस या बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन कहते हो जी। बेसिकली जीन ही किसी लिविंग बीइंग में जितनी भी ट्रेट्स होती हैं उनको कंट्रोल करता है। इनफैक्ट डीएनए स्टोर्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन कोडेड, डी सिंगल आएगा जी, इन द सीक्वेंस ऑफ इट्स बेसिस इन अ लीनियर ऑर्डर, एंड जीन्स आर एक्चुअली पार्ट ऑफ डीएनए कंप्राइजिंग इट्स बेस सीक्वेंसेस। अगर फंक्शंस की बात करें तो मैंने बता दिया जी कि जितनी भी ट्रेट्स हैं, जितने भी इनहेरिटेंस है, चाहे वो वेरिएशन के साथ हो, चाहे वो पेरेंटल जो कैरेक्टर्स हैं वही आगे कंटिन्यू कर रहे हों, पेरेंटल कम्बिनेशन इंटेक्ट रहें या वेरिएशन आगे चले, बहरहाल ये जीन्स के थ्रू ही चलनी है। अब किसी भी क्रोमोसोम के ऊपर वो जगह जहां पे कोई जीन मौजूद होता है दैट इज कॉल्ड एज लोकस। सो द पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज लोकस। सो सपोज जो टॉलनेस का, हाइट का जो जीन है, टॉलनेस और डवाफनेस का, वो देखें, ये एक हमारे पास क्रोमोसोम है, दो उसके ये क्रोमेटेड हैं, तो ये देखें ये वो लोकस है जो कि हाइट को डील कर रहा है, उस पर ये जीन मौजूद है। जीन चूंकि पेयर की सूरत में होते हैं, उसके दो अलील होते हैं, दोनों एक दूसरे की अल्टरनेट फॉर्म होते हैं। जब गमीटोजेनेसिस होनी है तो एक गमीट में एक अलील ने जाना है, दूसरे ने दूसरे गमीट में दूसरे ने जाना है। तो इस तरह से लोकस भी पता चल गया आपको और अलील भी पता चल गया। बेसिकली ये एक जीन पेयर के जो दो मेंबर हैं वो अलील होते हैं। ये टी कैपिटल इस टी स्मॉल का अलील है, ये ए स्मॉल ए कैपिटल का अलील है, ये बी कैपिटल का अलील है, ये सी स्मॉल सी कैपिटल का अलील है, और ये डी स्मॉल का अलील है। तो यहाँ पे कोई एक, दो, तीन, चार, पांच जीन दिए गए हैं इस क्रोमोसोम के ऊपर। पांच जीन लोसाई हैं, बेसिकली लोकस का प्लूरल है लोसाई। तो अब आते हैं जी हम डोमिनेंट और रिसेसिव के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो मैं एक दफा फिर वापस वहीं पे आपको लेके चलूंगा कि ये देखिए, हर जीन में दो दो अलील हैं, दो दो मेंबर हैं, दो दो उसकी अल्टरनेट फॉर्म्स हैं। तो जब ये दोनों एक साथ हों और अगर उनका फिनोटिपिक इंपैक्ट डिफरेंट है, जैसे कि ये टी बड़ा टॉलनेस को शो करेगा, ये टी छोटा डवाफनेस को, छोटे कद को शो करेगा, और अब जब ये इस फॉर्म में जीन है किसी इंडिविजुअल में, टी कैपिटल और टी स्मॉल की फॉर्म में, तो ऐसी सूरत में ये टी कैपिटल इस टी स्मॉल के इंपैक्ट को जाहिर नहीं होने देता, मास कवर कर देता है। तो इन दिस वे दिस टी कैपिटल इज डोमिनेंट ओवर दिस टी स्मॉल, एंड दिस टी स्मॉल इज रिसेसिव टू दिस टी कैपिटल। सो डोमिनेंट वो होता है जो अपने दूसरे काउंटर पार्ट के इंपैक्ट को मुकम्मल तौर पर मास कवर कर दे, छुपा दे। जैसे पी में जो राउंड शेप का सीड है उसका अलील रिंकल्ड शेप वाले अलील को अपनी मौजूदगी में जाहिर नहीं होने देगा। जब भी ये जीनोटाइप हो
तो ये आर कैपिटल अपने आप को जाहिर करेगा, आर स्मॉल जाहिर नहीं कर पाएगा। सो आर स्मॉल इज रिसेसिव टू आर कैपिटल एंड आर कैपिटल इज डोमिनेंट टू आर स्मॉल। अब कोडोमिनेंट क्या है जी? कोडोमिनेंट एक अलग से सिचुएशन है, आगे चल के डोमिनेंस रिलेशन डिटेल में जब पढ़ेंगे तो फिर थोड़ी इस पे तफसील पे बात होगी। अभी सिर्फ इतना बता दूं कि डिफरेंट अलील्स ऑफ ए जीन दैट आर बोथ एक्सप्रेस्ड इन अ हेट्रोजाइगस कंडीशन आर कॉल्ड एज कोडोमिनेंट। फॉर एग्जांपल एबीओ ब्लड ग्रुप या एमएन ब्लड ग्रुप, यानी एक ही जीन के दोनों अलील अगर एक साथ होते हुए हों वो डिफरेंट, और इवन देन वो दोनों एक एक्सप्रेस कर रहे हों जब एक साथ हों, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनका इफेक्ट एक दूसरे का कंट्रास्टिंग इफेक्ट नहीं है, इंडिपेंडेंट इफेक्ट है। जैसे एम एन ब्लड ग्रुप में है, अब अगर एम एम है तो सिर्फ एम ब्लड ग्रुप है, एन एन जीनोटाइप है तो एन ब्लड ग्रुप है, लेकिन अगर एम एन है तो फिर दोनों एंटीजन उस बंदे में हैं। क्यों? कि इसलिए कि जो एम का इफेक्ट है वो एन की को काउंटर नहीं करता, और जो एन का इफेक्ट है वो एम को काउंटर नहीं करता। ऐसा रेयर होता है, रेयर ट्रेड्स में ऐसा होता है, लेकिन ऐसे जो एलील हैं वो आपस में कोडोमिनेंट कहलाएंगे, क्योंकि कोई एक भी दूसरे के इफेक्ट में इंटरफेयर ही नहीं कर रहा। ये नॉन इंटरफेयरिंग एलील होते हैं किसी जीन के। लिंकेज भी आगे चल के हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, पर सरेदस्त ये बता दूं कि किसी भी जीनोम के अंदर, किसी भी इंडिविजुअल के अंदर वो तमाम जीन जो एक होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर मौजूद हों, वो एक साथ ही रहते हैं नस्ल दर नस्ल, उनमें ये टेंडेंसी मौजूद होती है टू रिमेन टुगेदर। तो दिस इज कॉल्ड एज जीन लिंकेज। इस टेंडेंसी को जीन लिंकेज कहेंगे और उन जीन्स को लिंक्ड जीन्स कहेंगे, और एक क्रोमोसोम पर जितने भी ऐसे जीन होंगे वो एक लिंकेज ग्रुप बना देंगे। अब F1 क्या होती है? फर्स्ट फिलियल जनरेशन होती है, जो कि P1 के ऑफस्प्रिंग होंगे वो F1 कहलाएंगे, और जो P2 के ऑफस्प्रिंग होंगे यानी सेकंड पेरेंटल जनरेशन के, वो F2 कहलाएंगे। फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन के ऑफस्प्रिंग F1 है और सेकंड पेरेंटल जनरेशन के ऑफस्प्रिंग F2 हैं, सेकंड फिलियल जनरेशन। सो एक एमसीक्यू यहां पे है जी प्रैक्टिस के लिए। सो डिफरेंट अलील्स ऑफ ए जीन दैट आर बोथ एक्सप्रेस्ड इन ए heterozygous कंडीशन आर कॉल्ड कोडोमिनेंट। अभी आपको बताया ना कि कोडोमिनेंट वो सिचुएशन है जिसमें दोनों अलील ही एक दूसरे को एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि वो एक दूसरे के इफेक्ट में इंटरफेयर ही नहीं करते, उनका इफेक्ट ही इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है, वो कंट्रास्टिंग ट्रेट ही नहीं है। इसी तरह फिनोटाइप क्या है जी? किसी भी ट्रेट के जो अपीयरेंस है, जो उसकी अपरेंट फॉर्म है, जिसे हम विजुअलाइज करते हैं, जिसे हम देखते हैं, वो उसकी फिनोटाइप होती है। मिसाल के तौर पे एक मटर की फली येलो कलर की है, एक ग्रीन कलर की है, तो ये येलो और ग्रीन देखने की दोनों चीजें हैं, विजुअलाइज करने की दोनों चीजें हैं, लिहाजा ये फिनोटाइप्स हैं। लेकिन इनके पीछे कोई जेनेटिक कंटेंट तो होगा, कोई जीन तो होगा जो इसको येलो बना रहा है, इसको ग्रीन, तो वो इनकी जीनोटाइप है। सो किसी भी ट्रेट के पीछे जो जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट है, जो जीन है, वो उसकी जीनोटाइप है। और मसलन ये येलो जो फिनोटाइप है, अगर ये जीन कॉम्बिनेशन हो तो भी येलो ही होगा, और अगर ये हो तो भी येलो ही होगा, क्योंकि ये डोमिनेंट ट्रेट है। ये हेटेरोजाइगस येलो है, ये होमोजाइगस येलो है। लेकिन जो ग्रीन है वो चूंकि रिसेसिव है, तो वो सिर्फ दोनों वाई स्मॉल अलील होंगे तभी ग्रीन कलर होगा। तो कहने का मतलब ये है कि भाई जीनोटाइप तो डाइवर्स भी हो सकती है, तो इसलिए फिनोटाइप अलग चीज है। फिनोटाइप है जो देखने की चीज है, किसी भी करेक्टर की जो विजुअलाइजेशन है, जो उसकी अपीयरेंस है, वो उसकी फिनोटाइप है, और जो उसका पीछे जेनेटिक कंटेंट है वो उसकी जीनोटाइप है। अब अगर किसी जीन पेयर में दोनों अलील एक से हैं, जैसे ये वाई कैपिटल है और ये वाई स्मॉल है, तो वो ट्रेट होमोजाइगस है और वो इंडिविजुअल भी उस ट्रेट के लिए होमोजाइगस है। लेकिन अगर अलग अलग हैं, जैसा कि यहाँ है, एक वाई बड़ा है एक छोटा है, तो वो हेट्रोजाइगस है और वो इंडिविजुअल भी उस ट्रेट में हेट्रोजाइगस कहलाएगा। तो एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज समथिंग टू बी विजुअलाइज? तो आपको बताया फिनोटाइप इज समथिंग विच कैन बी विजुअलाइज। जीनोटाइप को तो आप नहीं ना देख सकते, वो तो बेसिकली उसको कंट्रोल करने वाला जेनेटिक कंटेंट है, देखने में तो सिर्फ फिनोटाइप आएगी। अब नेक्स्ट है जी म्यूटेशन। वैसे तो म्यूटेशन के भी जस्ट एज टर्म के हवाले से ही उसने लिखा है, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसकी एक आउटलाइन दे दी जिसमें थोड़ी सी डिटेल भी आपको मालूम पड़ जाएगी। बेसिकली म्यूटेशन होती क्या है? अ परमानेंट चेंज इन सेल्स डीएनए इंक्लूड्स चेंज इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, अल्टरेशन ऑफ जीन पोजीशन, जीन लॉस और डुप्लीकेशन एंड इंसर्शन ऑफ फॉरेन सीक्वेंसेस। दिस इज कॉल्ड म्यूटेशन। यानी किसी भी लेवल पे डीएनए में कोई परमानेंट तब्दीली हो जाए, चाहे किसी जीन के अंदर न्यूक्लियोटाइड लेवल पे तब्दीली हो जाए,
चाहे क्रोमोसोम के लेवल पे कुछ जीन ही कट के अलग हो जाएं या उनकी पोजीशन बदल जाए वगैरह वगैरह। अब म्यूटेशंस का इंपैक्ट फिर आगे डिपेंड करेगा कि वो अगर सोमैटिक सेल्स में है तो उसका इंपैक्ट कोई नहीं, क्योंकि वो उस इंडिविजुअल तक ही महदूद रह जाएंगी, वो आगे इनहेरिट नहीं होनी। और अगर वो किसी सेक्स सेल में हुई हैं तो फिर उनका, जर्मलाइन सेल में हुई हैं तो फिर उनका एवोल्यूशनरी इंपैक्ट है, क्योंकि वो अब अगली नस्ल में भी इनहेरिट भी होंगी। तो म्यूटेशन फिर आगे दो तरह की हो गई, एक हेरिटेबल जो सोमैटिक सेल्स में नहीं है, जर्म सेल्स में है, और दूसरी नॉन हेरिटेबल जो कि सोमैटिक सेल्स में है, वो उस फर्द तक ही रह जाएंगी, आगे इनहेरिट नहीं होंगी। म्यूटेशंस को दो लेवल इसके हम बना लेते हैं जी। अगर क्रोमोसोम के लेवल पे हो रही हो तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन है, अगर जीन के लेवल पे हो रही हो तो जीन म्यूटेशन है। जीन म्यूटेशन को बहरहाल आप मॉलिक्यूलर म्यूटेशन भी कहते हो और पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हो, क्योंकि जीन न्यूक्लियोटाइड के एक सीक्वेंस को कहते हैं और उसमें आमतौर पर न्यूक्लियोटाइड लेवल पे तब्दीली हो रही होती है, एक पॉइंट पे तब्दीली हो रही होती है, तो इसलिए उसको पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं। और मॉलिक्यूलर म्यूटेशन इसलिए कहते हैं कि डीएनए के अंदर मॉलिक्यूलर लेवल पे चेंज भी इसमें इन्वॉल्व है। क्रोमोसोम एक बड़ी स्ट्रक्चर है, क्रोमोसोम में दो तरह की तब्दीलियां हो सकती हैं, उसकी तादाद भी बदल सकती है, स्ट्रक्चर भी। इससे आप क्रोमोसोमल एब्रेशन ऑफ नंबर, इसे आप क्रोमोसोमल एब्रेशन ऑफ स्ट्रक्चर कहते हो। एब्रेशन का मतलब भी बिगाड़ या म्यूटेशन ही है। अब नंबर फिर दो तरह से बदलता है। बाज दफा किसी इंडिविजुअल में पूरा एन सेट बदल जाता है, मसलन नॉर्मल होना चाहिए डिप्लॉइड 2n हो जाए 1n, इसे मोनोप्लॉइडी कहेंगे ये, या 3n हो जाए, एक पूरा एन सेट ही इजाफी आ जाए, ट्रिपल आईडी, टेट्राप्लॉइडी और पोलीप्लॉइडी, मल्टीपल ऑफ n आ जाए, तो ये पूरा एन सेट चेंज हो रहा है, तो यूप्लॉइडी है। लेकिन अगर एन सेट चेंज नहीं हो रहा, उसमें जितने हमालगस पेयर हैं उनमें से किसी एक हमालगस पेयर में तब्दीली हो रही है, पूरा एन सेट नहीं बदल रहा, तो देन इट इज एन यूप्लॉइडी। मिसाल के तौर पे किसी एक हमालगस पेयर में एक इजाफी क्रोमोसोम आ गया तो ये ट्राइसोमी हो गई, यानी 2n+1 हो गया, वो क्रोमोसोम ट्रिप्लिकेट हो गया। और किसी एक हमालगस पेयर में पेयर की बजाय एक रह गया तो ये मोनोसोमी हो गई, क्योंकि वो 2n-1 हो गया। होने चाहिए थे जितने पेयर, उनमें से एक पेयर में एक मेंबर कम है। और इसी तरह टेट्रासोमी का मतलब है कि 2n+2 हो जाए, यानी किसी एक इंडिविजुअल में एक पूरा पेयर इजाफी हो जाए। एक नल्लीसोमी भी है जी, यहाँ पे शायद कंपोजर मिस कर गया। नल्लीसोमी का मतलब यह है कि 2n-2 हो जाए, एक पूरा पेयर ही गायब हो जाए, मिसिंग हो जाए। तो ये है जी क्रोमोसोमल एब्रेशन ऑफ नंबर। अब क्रोमोसोमल एब्रेशन स्ट्रक्चर भी होती है जी इन दोनों का सबब नॉन डिसजंक्शन या एबनॉर्मल डिसजंक्शन है, वो आगे चल के हम पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में मौजूद है। लेकिन बहरहाल अगर स्ट्रक्चर में तब्दीली हो तो वो किस तरह से होती है जी। कुछ क्रोमोसोम का पार्ट डिलीट हो सकता है, कुछ ऐड हो सकता है, कुछ इन्वर्ट हो सकता है, कुछ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलोकेट हो सकता है, तो ये भी हैं जी। अब जीन के हवाले से भी नाम मिलते जुलते हैं, जो स्ट्रक्चर एब्रेशन ऑफ क्रोमोसोम में टर्म्स यूज हुई हैं वही इधर भी यूज होती हैं। मसलन अगर कोई न्यूक्लियोटाइड डिलीट हो जाए तो जेनेटिक मैसेज बदल गया ना जी, वो ट्रिपलेट कोड ही बदल गया, जेनेटिक कोड ही बदल गया, ऐड हो जाए तो भी बदल गया, इन्वर्ट हो जाए तो भी बदल गया, और एक जगह से दूसरी जगह चला गया तो भी बदल गया। हम आते हैं जी एपिस्टैसिस क्या है। बेसिकली एपिस्टैसिस और हाइपोस्टैसिस का मतलब ये है कि दो अलग अलग जीन्स हैं, अलग अलग लोसाई पे मौजूद हैं, एक दूसरे के इफेक्ट में इंटरफेयर कर रहा है। जो इंटरफेयर कर रहा है वो एपिस्टैटिक है, और जिसके इफेक्ट में इंटरफेरेंस हो रही है वो हाइपोस्टैटिक है। मिसाल के तौर पे एबीओ ब्लड ग्रुप क्रोमोसोम नंबर 9 पर मौजूद जीन इसे कंट्रोल करता है, उसे आप एबीओ जीन कहते हो। जबकि क्रोमोसोम नंबर 11 पे गालिबन एक और जीन है जो कि एक सब्सटेंस बनाता है जिसे हम एच सब्सटेंस कहते हैं। वो एच सब्सटेंस ए बी एंटीजन को आरबीसी की सरफेस पे एंकर करने के काम आता है। ये अगर ए एंटीजन है तो ये फिनोटिपिकली अपना इफेक्ट तभी शो कर पाएगा जब सरफेस के साथ यूं एड्सॉर्ब्ड हो, जुड़ा हो यूं। अब ये जो जोड़ लगना है ना जी, ये जिस सब्सटेंस एच सब्सटेंस ने लगाना है, उस एच सब्सटेंस को बनवाना किसी और जीन का काम है जो और क्रोमोसोम पे वाक़ है। सो अगर वो एच जीन नॉर्मल ना हो, एच स्मॉल आ जाए, तो फिर एच सब्सटेंस नहीं बना, और एच सब्सटेंस अगर नहीं बना तो ऐसी सूरत में ये आरबीसी की सरफेस के ऊपर यहाँ ए एंटीजन होने के बावजूद भी इंसर्ट नहीं हो पा रहा। और जब अगर इंसर्ट नहीं हो पा रहा तो ऐसी सूरत में जाहिरी बात है कि ये फिनोटिपिकली एक्सप्रेस भी नहीं हो पाएगा। तो यूं जो
क्रोमोसोम नंबर 9 पर लोकस एबीओ है, उसकी एक्सप्रेशन डिपेंड कर रही है एच लोकस पे। यूं एच इज एपिस्टैटिक ओवर एबीओ लोकस दैट इज हाइपोस्टैटिक। तो ये है जी एपिस्टैसिस और हाइपोस्टैसिस। द प्रोसेस इन दैट इन्वॉल्व्स मोर देन वन जीन लोकस इज, तो ये एपिस्टैसिस ही है जी। मल्टीपल अलील, एक ही लोकस इन्वॉल्व होता है, डोमिनेंस में भी एक ही होता है। और पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस का जहां तक ताल्लुक है, उसमें मोर देन वन जीन्स तो इन्वॉल्व होंगे। द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व मोर देन वन जीन लोकस इज, तो इसमें तो पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस भी आ जाएगा जी। यूं यहाँ दो चॉइसेस ट्रू बन रही हैं जी, हमें पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस की जगह पे कुछ और डालना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे आप कोडोमिनेंस डाल दें, तो नाउ द ट्रू चॉइस इज एपिस्टेसिस। हम आगे बढ़ते हैं जी। अच्छा, मैं यहाँ पे ये जो टेबल सामने लगा हुआ है जी, इसमें भी उसने कुछ बताने की कोशिश की है कि देखिए किसी इंसान में ए एंटीजन मौजूद है, यानी उसकी जीनोटाइप ये है, तो साथ एच कैपिटल भी है, तो ऐसी सूरत में ये इंसर्ट हुए। लेकिन अगर साथ एच कैपिटल नहीं है, एच स्मॉल है, तो ऐसी सूरत में वो ए एंटीजन होते हुए भी इंसर्ट नहीं हुए, और यूं ये बंदा बम्बे फिनोटाइप होगा। यानी जब वो अपना ब्लड चेक करेगा तो वो ओ निकलेगा, हालांकि उसकी जीनोटाइप ओ वाली नहीं है, उसमें एंटीजन भी हैं पर वो एक्सप्रेसिबल फॉर्म में नहीं जा रहा है। यही सिचुएशन बी एंटीजन के साथ है, अगर एच कैपिटल मौजूद है तो वो इंसर्ट हुए, अगर नहीं है तो इंसर्ट नहीं हुए। ऐसी सूरत में ब्लड टाइप ओ ही लगेगा। इसी तरह ए बी के साथ अगर एच कैपिटल है तो ए बी भी ब्लड ग्रुप एक्सप्रेसिबल होगा, लेकिन अगर ए बी के साथ एच स्मॉल आ गया दूसरे लोकस पे तो फिर ओ ही फील होगा, और यही सिचुएशन यहाँ पे भी है। तो ये है जी एपिस्टेसिस, जिसे आप बम्बे फिनोटाइप भी कहते हो। हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन लेते हैं। डैश लोकस इज एपिस्टैटिक टू डैश लोकस। तो बेसिकली एबीओ लोकस इज एच लोकस इज एपिस्टैटिक टू एबीओ लोकस। बीटा इज द आंसर। अगली टर्म है जी मल्टीपल अलील क्या होते हैं। तो मल्टीपल अलील एक ऐसी सिचुएशन है जी जब एक ही जीन लोकस पर दो से ज्यादा उसकी अल्टरनेट फॉर्म्स हों उस जीन की, तो वो मल्टीपल अलील कहलाएंगी। ऐसे 300 तक अलील अब तक हमें एक जीन के मिल चुके हैं। लेकिन बहरहाल ये बात याद रहे कि एक इंडिविजुअल में वो एक वक्त में दो ही होंगे। मिसाल के तौर पे मल्टीपल अलील की एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं, एबीओ ब्लड ग्रुप। तो एबीओ ब्लड ग्रुप में आई ए आई बी हो सकता है, या आई ए कैपिटल और आई ए कैपिटल हो सकता है, या आई स्मॉल हो सकता है। तो एक वक्त में तो दो ही होंगे जी, लेकिन चूंकि सेम लोकस है, पॉपुलेशन के लेवल पे ये मल्टीपल अलील एग्जिस्ट करेगा, एक इंडिविजुअल के लेवल पे बहरहाल ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। लैंड स्टीनर ने ये सबसे पहले डिस्कवर किया। कैसे डिस्कवर किया? जब उसने ये देखा कि किसी एक ट्रेट की 4 फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस हैं, तो 4 फिनोटिपिक एक्सप्रेशन ना तो कोडोमिनेंस से एक्सप्लेन हो रही थी, ना इनकम्प्लीट डोमिनेंस से हो रही थी, ना कंप्लीट डोमिनेंस से हो रही थी। तो वो जाहिर है फिर ऐसी सूरत में उसने हाइपोथेसाइज किया कि मल्टीपल अलील होते हैं, जो बाद में ट्रू साबित हुई बात। अब मल्टीपल अलील की एग्जांपल चूंकि हम एबीओ ब्लड सिस्टम ले रहे हैं, तो थोड़ी सी एबीओ ब्लड सिस्टम पे भी हमें बात करनी पड़ेगी। एबीओ ब्लड सिस्टम को बर्नस्टीन ने एक्सप्लेन किया था जी। बेसिकली 3 अलील इसके हैं जी, आई ए कैपिटल, आई बी कैपिटल और आई स्मॉल। तो ये देखिएगा जी, ब्लड ग्रुप ए तब होगा जब होमोजाइगस, ये यहाँ आई ए कैपिटल आना है जी, इसने आई ए कैपिटल आई स्मॉल यूं आना। तो अगर ये जीनोटाइप है तो भी उस बंदे में एंटीजन ए होगा और ब्लड ग्रुप ए होगा, और ये होमोजाइगस है ऊपर वाला और नीचे वाला हेटेरोजाइगस है। अगर बी ब्लड ग्रुप तो उस सूरत में हो सकता है जब उसमें एंटीजन बी है, और एंटीजन बी तब होगा जब जीनोटाइप ये या ये है, यहाँ पे भी बी बड़ा आना है जी। और ए बी ब्लड ग्रुप तब होगा जब उसमें ए और बी एंटीजन दोनों हैं, और दोनों तभी हो सकते हैं जब उसकी जीनोटाइप ये हो। और ओ ब्लड ग्रुप उस वक्त होगा जब उसमें कोई भी एंटीजन नहीं है, और वो तभी हो सकता है जब उसकी जीनोटाइप ये हो। ये तो थी जी जीनोटाइप। यहाँ मैं ये भी बताता चलूँ कि जब किसी इंसान में एंटीजन ए होगा आरबीसी की सरफेस पे, तो एंटीबॉडीज वो अगेंस्ट बी बना के रखेगा। और एंटीजन ए बी अगर होगा तो ऐसी सूरत में वो एंटीबॉडी किसी के खिलाफ भी बना के नहीं रखेगा। अच्छा, ये था जी, एंटीजन अगर ए होगा तो एंटीबॉडीज बी के खिलाफ बनाएगा, एंटीजन अगर बी होगा तो एंटीबॉडीज ए के खिलाफ बनाएगा।
और एंटीजन अगर ए भी होगा तो एंटीबॉडी किसी के खिलाफ भी नहीं बनाएगा, और अगर ओ होगा तो ऐसी सूरत में एंटीबॉडीज दोनों के खिलाफ बनाएगा, क्योंकि अब उसमें एंटीजन कोई नहीं है, ना ए है ना बी है। अब जिसके पास एंटीजन ए है और उसका ब्लड ग्रुप भी ए है तो वो बी से नहीं ले सकता, कैन नॉट हैव बी और ए बी, लेकिन ए और ओ ले सकता है। जिसका ब्लड ग्रुप बी है दैट कैन नॉट हैव ए एंड ए बी बट कैन हैव बी एंड ओ, ओ तो यूनिवर्सल डोनर है इसलिए। और जिसका ए बी ब्लड ग्रुप है कैन नॉट हैव, कैन हैव एनी टाइप, ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है जी, लेकिन इज बिल्कुल यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। और जो ओ वाला है जी कैन ओनली हैव ओ बट दे सबको सकता क्योंकि यूनिवर्सल डोनर। हम आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम की तरफ आते हैं जी, नेक्स्ट टॉपिक है। सो आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है ये भी बर्नस्टीन लैंडस्टीनर ने गालिबन डिस्कवर किया था जी। सो इसका जो रिलेशन है विद एबीओ ब्लड सिस्टम वो कुछ यूं है कि ए ब्लड ग्रुप हो या बी हो या ए बी हो या ओ हो, अगर साथ आर एच एंटीजन है तो ऊपर पॉजिटिव लिखते चले जाएंगे, और अगर नहीं है तो ऊपर नेगेटिव लिखते जाएंगे। आर एच एंटीजन नहीं है तो ऊपर नेगेटिव लिखते जाएंगे। तो ये रिलेशन है जी। जीन इसमें 3 इन्वॉल्व हैं जी, सी डी और ई, लेकिन आमतौर पे डी जीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी को जीनोटाइप के तौर पे हम लेके आगे चलेंगे। और जहाँ तक ताल्लुक है इनकम्पैटिबिलिटी का, तो इनकम्पैटिबिलिटी का से मुराद ये है कि एक आर एच पॉजिटिव पर्सन जो है उसका ब्लड आर एच नेगेटिव को या आर एच नेगेटिव का ब्लड आर एच पॉजिटिव को इनकम्पैटिबल कहलाएगा। ये इनकम्पैटिबिलिटी है जी। और इनकम्पैटिबिलिटी की फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? कॉन्सिक्वेंसेस हमेशा जाहिर है हेमोलाइसिस की सूरत में निकलेंगे। हेमोलाइसिस यानी ब्लड की लाइसिस हो जाएगी जी, ब्लड सेल डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो आर एच नेगेटिव होगा उसके पास एंटीबॉडीज, अगर आर एच एंटीबॉडीज हैं तो वो फिर आर एच पॉजिटिव ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करेगा। तो यूं जब भी आर एच इनकम्पैटिबिलिटी होगी, चाहे वो मदर और फीटस के बीच में हो, चाहे एक डोनर और रेसिपिएंट के बीच में हो, ऐसी सूरत में कॉन्सिक्वेंस हमेशा होगा हेमोलाइसिस की सूरत में। प्रैक्टिस क्वेश्चन की अगर बात करें, या person can with mild dash incompatibility will be saved from the severe consequence of dash इनकम्पैटिबिलिटी। यहाँ पे भी इनकम्पैटिबिलिटी है जी, स्पेलिंग में गड़बड़ की हुई है, इनकम्पैटिबिलिटी। सो ये कैन फालतू है जी। अ पर्सन विद माइल्ड एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी कैन बी सेव्ड फ्रॉम सवियर आर एच कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आर एच इनकम्पैटिबिलिटी। जो एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी अगर किसी को हो ना जी, उसमें सूरत यह है कि जब जो बंदा ए ब्लड ग्रुप का होगा उसमें बी के खिलाफ ऑलरेडी ही एंटीबॉडीज बनी हुई होती हैं, लिहाजा अगर एक दो ब्लड सेल्स अपोजिट आते हैं फीटस से मदर में तो वो डिस्ट्रॉय होते रहते हैं, और ऐसी सूरत में कोई सीवियर सिचुएशन पैदा ही नहीं हो पाती। लेकिन जो ओ आर एच ब्लड सिस्टम है इसमें प्रॉब्लम यह है जी कि इसमें जो आर एच नेगेटिव है वो तब तक एंटीबॉडीज अगेंस्ट आर एच पॉजिटिव बनाएगा ही नहीं जब तक उसे स्टिमुलस ना मिले। तो ऐसी सूरत में जब उसे स्टिमुलस मिलेगा तो वो एंटीबॉडीज बनाएगा, और इस तरह से इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो ज़्यादा सवियर हैं। लेकिन अगर साथ एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी भी है तो वो चूंकि फिर एंटीबॉडीज बनवाने की नौबत ही नहीं आने देगी, जैसे जैसे ब्लड सेल उधर एक दो आएंगे वो डिस्ट्रॉय होते रहेंगे, तो उतनी डोज पाइलअप ही नहीं हो पाएगी कि एंटी आर एच एंटीबॉडीज बन पाए। यूं किसी पर्सन में अगर एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी भी है और साथ आर एच इनकम्पैटिबिलिटी भी है तो वो एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी उसे आर एच इनकम्पैटिबिलिटी की सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस से बचा लेगी। डोमिनेंस रिलेशन मैंने कहा था जी, आगे चल के आएंगे। तो कंप्लीट डोमिनेंस क्या होता है जी? कंप्लीट डोमिनेंस का मतलब ये है कि एक अलील अपने काउंटर पार्ट के इफेक्ट को टोटली मास कवर कर दे। जैसे पी में सीड शेप में जो राउंड शेप का अलील है वो रिंकल्ड शेप के इफेक्ट को मुकम्मल तौर पे मास कवर कर जाता है। तो ये कंप्लीट डोमिनेंस है। लेकिन
इनकम्प्लीट डोमिनेंस से मुराद ये है कि दोनों ही एक दूसरे के इफेक्ट में इंटरफेयर तो करें पर मास को ओवर ना कर पाए। जैसे 4 o'clock प्लांट है, अगर पर्पल का क्रॉस आपने वाइट फ्लावर से करवा दिया तो जो F1 है उसमें पिंक होंगे, यानी ना ये उसके इफेक्ट को मुकम्मल सुप्रेस कर पाया ना वो उसको कर पाया। ऐसी सूरत में इंटरमीडिएट फिनोटाइप अपीयर हो गई, पर्पल और वाइट के इंटरमीडिएट ज़ाहिर पिंक की बनता है। तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। को डोमिनेंस अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर चुके कि जब एक ही जीन पेयर में जो दो अलील हैं वो एक दूसरे का कंट्रास्टिंग इफेक्ट रखते ही ना हो, इंडिपेंडेंट इफेक्ट रखते हो, दोनों को एग्जिस्ट कर सकें अपनी पूरी इफेक्ट के साथ, तो इसे आप को डोमिनेंस कहेंगे। जैसे एम एन ब्लड ग्रुप में अगर एम और एन दोनों के जीन मौजूद हैं तो आर बी सी पे एम एंटीजन भी मौजूद होगा, उसकी अलग स्पेस है, और एन भी मौजूद होगा, उसकी स्पेस ही अलग है। दोनों एक दूसरे के इफेक्ट में इंटरफेयर ही चूंकि नहीं करते, तो इसलिए इसे आप कोडोमिनेंस कहेंगे। रोविल डोमिनेंस वो सिचुएशन है जहां जो हीट्रोजाइगस सिचुएशन है वो होमोजाइगस डोमिनेंट वाली सिचुएशन से भी अपना इफेक्ट ज्यादा इंटेंसिव रखे। जैसे कि ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई में आई कलर में अगर आप देखें तो ये दोनों वाइल्ड टाइप अलील हैं और ये दोनों म्यूटेंट अलील हैं। तो इसे अगर आप रिसेसिव मान लें तो यहाँ आई कलर बिल्कुल वाइट होगी, पिगमेंट लेस होगी, और यहाँ पे जो आई कलर होगा वो रेड होता है। लेकिन बेसिकली जो क्वांटिटी ऑफ पिगमेंट है वो इस हीट्रोजाइगस में, ये हीट्रोजाइगस मैंने यहाँ एक भी नहीं बनाया जी, ये हीट्रोजाइगस मैं यहाँ बना देता हूँ, दिस इज हीट्रोजाइगस। इसमें क्वांटिटी ऑफ पिगमेंट इस होमोजाइगस डोमिनेंट से भी ज्यादा हो जाती है जी, वो ज्यादा डार्क शेड में कलर रखता है। तो दिस इज द डिफरेंस, इसे आप ओवर डोमिनेंस कहते हैं, जहां पे एक अलील अपने अपोजिट या दूसरे अलील के में मौजूदगी इसको माइंड करता हुआ अपने इफेक्ट को ओवर इंटेंसिफाई कर लेता है। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन लेते हैं। इन फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव मोर क्वांटिटी ऑफ फ्लोरिसेंट पिगमेंट? तो हीट्रोजाइगस जी, दिस वन। कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेड्स क्या होती हैं? इन्हें आप पॉलीजेनिक ट्रेड्स भी कहते हो, जो कंटिन्यूस वेरिएशन शो करती हैं, इन्हें आप पॉलीजेनिक ट्रेड्स भी कहते हो। एग्जांपल में अगर आप जाएं तो इसमें व्हीट ग्रेन कलर है, ह्यूमन हाइट है, ह्यूमन स्किन कलर है, ये इसके डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जी। अब जो इसमें व्हीट ग्रेन कलर है उसमें देखिएगा 3 अलग अलग जीन इन्वॉल्व हैं जी, और एक कंटिन्यूस वेरिएशन आती है। मिसाल के तौर पे वाइट कलर के एक ग्रेन हो सकते हैं, व्हीट ग्रेन, लाइट पिंक कलर के, लाइट रेड कलर के, मॉडरेटली डार्क रेड और फिर डार्क रेड। बिल्कुल एक ग्रेजुअल डोज इफेक्ट है। जूं जूं अलील डोमिनेंट अलील की तादाद बढ़ती जाएगी, यहाँ सारे रिसेसिव हैं तो पिगमेंट लेस है, यहाँ सिर्फ एक डोमिनेंट अलील आया तो लाइट पिंक, यहाँ दो आ गए, दो आने चाहिए थे जी, ए कैपिटल बी स्मॉल सी स्मॉल सी स्मॉल, ये जीनोटाइप है इसकी। तो यहाँ पे आपने देखा वो पिंक हो गया, यहाँ पे 3 आए तो लाइट रेड हो गया। ये इंटरमीडिएट फिनोटाइप बनती है, ये बनती है जी इंटरमीडिएट, बेसिकली वाइट, लाइट पिंक, पिंक, लाइट रेड, रेड को छोड़ ही गया जी, ये बीच में एक कैटेगरी छोड़ गया जिसमें 4 अलील होंगे डोमिनेंट, 2 स्मॉल होंगे, और इसमें एक स्मॉल होगा और इसमें सारे ही डोमिनेंट होंगे। तो ये एक कैटेगरी बीच में छोड़ गया जी। बहरहाल ये इंटरमीडिएट फिनोटाइप है। इसके बाद रेड आता है, इसके बाद मॉडरेटली रेड आता है और इसके बाद डार्क रेड आता है। तो जो जो डोज इफेक्ट आप बढ़ाते जाएं वो इन तीनों जीन ए बी सी में से किसी का भी हो, मिसाल के तौर पे अगर एक अलील कैपिटल होने का जो इम्पैक्ट है वो भले आप ए की बजाय बी एक कैपिटल कर लो तो भी वही लाइट पिंक ही आएगा। इसी तरह यहाँ अगर 2 करने हैं तो वो जरूरी नहीं है दोनों ए ही हो, एक ए है तो दूसरा बी हो सकता है या सी हो सकता है, इस तरह से। तो ऐसी जो ट्रेड्स होती हैं वो कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेड्स होती हैं। कंटिन्यूस वेरिएशन आपको यहाँ पे बिल्कुल एक डोज इफेक्ट के साथ शो होती है, इसलिए इनको आप कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेड्स कहते हो। प्रैक्टिस क्वेश्चन की एक प्रैक्टिस क्वेश्चन लेते हैं जी। पिकअप द इंडिविजुअल विद डिफरेंट फिनोटाइप। इसमें ऐसा इंडिविजुअल जिसकी फिनोटाइप डिफरेंट हो तो वो मेरी नज़र में ये है जी। बाकी सब में दो दो अलील डोमिनेंट हैं, इसमें भी एक ए बड़ा एक बी बड़ा, इसमें एक ए बड़ा, अच्छा एक मिनट जी, एक मिनट, 3 ही इसमें हैं, 3 ही इसमें हैं, 3 ही इसमें हैं, इसमें 2 हैं जी, दिस इज द आंसर जी।
इसकी फिनोटाइप डिफरेंट होगी, क्योंकि 3 वाले होते हैं वो लाइट रेड होते हैं और जो 2 वाले होते हैं पिंक होते हैं। तो ये पिंक है जी इसकी फिनोटाइप, बाकी तीनों लाइट रेड है। आगे चलते हैं। यहाँ एक और बात मैं बताता चलूँ कि जो कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेड्स होती हैं जी, इनमें जो इंटरमीडिएट फिनोटाइप के लोग होते हैं वो पॉपुलेशन में मैक्सिमम होते हैं और जो एक्सट्रीम होते हैं वो मिनिमम होते हैं। इसलिए जब किसी पॉपुलेशन का डाटा लेके तादाद के लिहाज से आप हिस्टोग्राम बनाओगे तो वो इसी तरह ही बनेगा। ये इसमें व्हीट ग्रेन कलर का हिस्टोग्राम है, तो ये ह्यूमन हाइट का हिस्टोग्राम भी ऐसा ही है। जो दरमियाने कद के लोग होते हैं उनकी तादाद आप देखें मैक्सिमम है, जो बिल्कुल छोटे कद के हैं वो भी मिनिमम है, और जो बहुत टाल कद के दराज कद के हैं उनकी भी मिनिमम है। तो जितनी भी कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट्स होती हैं इनकी खूबी ये है कि इनमें जो मॉडरेट कैटेगरीज हैं वो पॉपुलेशन में मैक्सिमम नंबर होती हैं। लेकिन अगर कोई डिसकंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट है तो उसमें इस तरह से ग्रेजुअल इंपैक्ट आता ही नहीं है। वहां सिर्फ 2 सूरतें होती हैं, जैसे आप टंग रोलिंग को ले लो, एक रोलर होंगे तो दूसरे नॉन रोलर होंगे, बस कोई कंटिन्यूस वेरिएशन आपको शो नहीं होती। अब आते हैं जी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की तरफ। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मोनो हाइब्रिड क्रॉस को पहले देख लेते हैं जी। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमने सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट लेना है। सो हम यहाँ पे सिर्फ शेप को ले लेते हैं जी, सिर्फ शेप को। सिर्फ शेप को अगर लें तो आर कैपिटल आर स्मॉल। खैर जीन हम बाद में भी बात कर लेते हैं। हुआ यूं कि मैंडल ने एक राउंड सीडेड पी प्लांट का क्रॉस एक रिंकल्ड सीडेड पी प्लांट से करवाया, तो F1 में उसको सारे राउंड ही मिले, जिससे ये पता चला कि जो राउंड शेप का लील है वो रिंकल्ड पे डोमिनेट करता है, क्योंकि इधर से भी एक गमीट आएगा, इधर से भी एक गमीट आएगा, और ये जीनोटाइप बनेगी आर कैपिटल आर स्मॉल। फिर जब F2 के लिए इनको सेल्फ क्रॉस करवाया तो ये देखिएगा उन्हीं पेरेंट्स को लेके आपस में हम सेल्फ क्रॉस करवा रहे हैं इन्हें। अब हम F2 मान लें सपोज, तो ऐसी सूरत में इनसे जो गमीट्स बनेंगे आर कैपिटल आर स्मॉल एक तरफ बनेगा और आर कैपिटल आर स्मॉल ही दूसरी तरफ बनेगा। तो हमें एक होमोजाइगस डोमिनेंट, 2 हीट्रोजाइगस डोमिनेंट और एक होमोजाइगस रिसेसिव मिलेंगे। सो जीनो टू फिनोटिपिक रेशियो होगी 3:1, क्योंकि ये तीनों 1 2 3 राउंड हैं और ये एक रिंकल्ड है। लेकिन जीनोटिपिक रेशियो होगी 1:2:1, क्योंकि एक होमोजाइगस डोमिनेंट, 2 हीट्रोजाइगस डोमिनेंट और एक होमोजाइगस रिसेसिव। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहता है जी कि जब भी आप एक पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट को एक क्रॉस में फॉलो करो, तो जब वो गमीट बनाएंगे इंडिविजुअल, तो हर जीन पेयर का एक ही मेंबर एक गमीट में जाएगा। तो ये देख लीजिए एक एक ही जा रहा है। आर 2 आर बड़े थे तो एक गया, 2 आर छोटे थे तो एक गया। दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी वो सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस अगर हम लें तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमने येलो और राउंड शेप वाले सीड को ले लिया और रिंकल्ड और ग्रीन कलर वाले को ले लिया। ये भी प्योर ब्रीड या ट्रू ब्रीड लिया, ये भी ट्रू ब्रीड लिया, दोनों ट्रेड्स में भी ये भी डबल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स ले लिए। लेकिन F1 में हमें सिर्फ राउंड शेप और येलो कलर ही मिला। इसका मतलब है कि येलो कलर ग्रीन कलर पे डोमिनेट करता है और राउंड शेप रिंकल्ड शेप पे डोमिनेट करती है। फिर इन्हीं को सेल्फ क्रॉस करवाया और सेल्फ क्रॉस के लिए इनसे जो गमीट्स बनाए, 4 गमीट्स मेल में बने, 4 ही गमीट्स फीमेल में बने, और उनसे जो पनेट स्क्वायर या चेकर बोर्ड बनाया तो उसमें हमें 9 येलो राउंड मिले और एक रिंकल्ड ग्रीन मिला, जबकि 3 हमें वेरिएंट मिले, यानी राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो नॉन पेरेंटल टाइप्स आउट ऑफ 16। ये 9 आउट ऑफ 16 है, ये 3 आउट ऑफ 16 है, ये 3 आउट ऑफ 16 है और ये 1 आउट ऑफ 16 है। सो रेशियो आई 9:3:3:1। सो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है? वो ये कहता है जी कि आप किसी भी इंडिविजुअल में दो ट्रेड्स आपने ली हुई हैं और उनके जीन इकट्ठे हो गए हुए हैं, तो वो ज़रूरी नहीं एक साथ चलें। जैसे यहाँ सीड शेप और सीड कलर के जो 2 ट्रेड्स इकट्ठे हैं, येलो राउंड के साथ है, लेकिन आगे चल के आपने देखा कि येलो रिंकल्ड के साथ भी चला गया। इसी तरह यहाँ ग्रीन कलर रिंकल्ड शेप के साथ है, लेकिन आपने देखा कि ग्रीन कलर राउंड शेप के साथ भी चला गया। तो दिस इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी दे आर इंडिपेंडेंट टू असॉर्ट फ्रॉम ईच अदर। वो खुद मुख्तार है, ना एक साथ रहने के पाबंद है, ना अलग होने के पाबंद है, जैसे दिल करे वैसे करेंगे। अब इस पर यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी रूल है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का, वो एक एक करके अप्लाई किया गया है। राउंड में 3/4
ज़ाहिर है राउंड डोमिनेंट है, और जो ग्रीन है वो रिसेसिव है, तो 1/4 आएगा, रिंकल्ड 1/4 आएगा। तो उस प्रोबेबिलिटी रूल के ज़रिए से जब इनको कैलकुलेट किया गया है तो वो रेशोज़ जो प्रोबेबल रेशोज़ के मुताबिक ही आती हैं, यानी राउंड 3/4 और येलो 3/4, तो मल्टीप्लाई करें तो 9/16। इसी तरह राउंड 3/4 बट ग्रीन 1/4, तो रेशो जो आती है वो 3/16 ही आती है। रिंकल्ड के लिए 1/4 और येलो के लिए 3/4, और मल्टीप्लाई करें तो 3/16, और रिंकल्ड के लिए भी 1/4 और ग्रीन के लिए भी 1/4, और जब मल्टीप्लाई करें तो 1/16। तो ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी रूल से उसको क्रॉस चेक कर लिया। प्रैक्टिस क्वेश्चन लेते हैं जी। डैश टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स शो राउंड येलो फिनोटाइप्स इन F2 जनरेशन ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। डैश टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स शो, तो ये 4 हैं जी, 4 जीनोटाइप्स हैं जो राउंड येलो शेप दिखाती हैं। 4 किस्म की जीनोटाइप्स हैं। मैं एक दफ़ा वापस जाके आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये एक जीनोटाइप है, ये दूसरी किस्म की जीनोटाइप है, ये तीसरी किस्म की जीनोटाइप है, और ये चौथी किस्म की जीनोटाइप है। ये 4 किस्म की जीनोटाइप आपको मिलेगी इन 9 में। बाकी 9 को भी देख लें तो इन्हीं में से कुछ कैटेगरीज आपको मिलेंगी। नेक्स्ट है जी, एक एक्टिविटी उसने दी है जी। नॉर्मल इंडिविजुअल हैव मेलानिन पिगमेंट इन देयर स्किन एंड हेयर एंड आईज. Albino totally lack pigment in their bodies. Albinism is a recessive trait in humans. So two normal parents have an albino child. यानी दो ऐसे वालिदैन जो खुद अल्बिनो नहीं है पर उनके यहाँ एक ऑलरेडी अल्बिनो बच्चा हो चुका हुआ है। अब अगला बच्चा जो है उसके अल्बिनो होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये हमसे पूछ रहा है। कितनी प्रोबेबिलिटी बनती है जी। तो जब आप कहते हो जी वो दोनों नॉर्मल हैं, तो इसका मतलब है वो हेटेरोजाइगस हैं, क्योंकि ये अगर वो होमोजाइगस होते तो उनके यहाँ कोई अल्बिनो चाइल्ड ना हुआ होता, ठीक है। और अगर वो होमोजाइगस डोमिनेंट होते और अगर वो होमोजाइगस रिसेसिव हुए होते तो फिर वो खुद उनमें से कोई एक भी अगर होमोजाइगस रिसेसिव होता तो वो नॉर्मल फिनोटाइप ना रखता, वो एल्बिनो होता। तो जब ये सिचुएशन है जी, ये जीनोटाइप है, तो ऐसी सूरत में ये देखिए यहाँ पे कुछ उनमें जो गमीट्स बनेंगे, अगर फादर में ये 2 गमीट बनेंगे और मदर में ये 2 गमीट बनेंगे, तो उनके यहाँ जो रेशो बन रही है, अल्बिनो चूंकि होमोजाइगस रिसेसिव ही हो सकता है, तो वो ज़ाहिर है 1/4 यानी 25% की प्रोबेबिलिटी बन रही है। सो 25% इज द आंसर। टेस्ट क्रॉस क्या होता है जी? अ क्रॉस बिटवीन फिनोटिपिकली डोमिनेंट इंडिविजुअल एंड होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस का पर्पज क्या होता है जी? पर्पज ऑफ टेस्ट क्रॉस इज टू डिटरमिन द जीनोटाइप ऑफ फिनोटिपिकली डोमिनेंट इंडिविजुअल। अब ये बात क्या है जी, मैं यहां आपको बताता हूं। सपोज आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, कोई बंदा आपको एक राउंड शेप का पी का सीड ला देता है, एक रिंकल्ड शेप का, और इसके बारे में ये पूछता है कि भाई बताओ ये जो राउंड शेप का सीड है इसकी जीनोटाइप क्या है। हमें मालूम है कि राउंड शेप की फिनोटाइप इस जीनोटाइप से भी हो सकती है और इससे भी हो सकती है। तो अब हम फौरी तो उसको जवाब नहीं दे सकते क्योंकि जीनोटाइप कोई विजुअलाइज होने वाली चीज तो नहीं है, लेकिन हम एक क्रॉस करके उसे कहेंगे कि भाई हम क्रॉस करके आपको टेस्ट करके बता सकते हैं। हम इसका होमोजाइगस रिसेसिव से यानी रिंकल्ड से क्रॉस करवाएंगे। अब अगर तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट हुआ तो F1 में ऑल राउंड मिलेंगे, और अगर ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट हुआ तो 1:1 रेशो होगी, आधे राउंड मिलेंगे और आधे हमें रिंकल्ड मिलेंगे। आप बेशक यहाँ पे देख लीजिए, अगर वो होमोजाइगस डोमिनेंट हैं तो ऐसी सूरत में जाहिर है ये सिचुएशन होगी, सॉरी, इधर से ये 2 किस्म के गमीट्स बनेंगे और जब ये मिलेंगे तो जाइगोट ये होगा, वो हेटेरोजाइगस जरूर होगा, सारे के सारे हेटेरोजाइगस होंगे पर सारे के सारे फिनोटिपिकली तो राउंड होंगे। लेकिन अगर जो पेरेंट्स हैं वो हेटेरोजाइगस हैं, ये वाला बेसिकली वो इंडिविजुअल है ना जिसको हम चेक करना चाहते हैं, ये एक है जो होमोजाइगस राउंड है, क्योंकि दूसरा तो हमेशा ही रिसेसिव लेना है ना, ये तो हमेशा रिसेसिव लेना है। तो अगर ये होमोजाइगस है तो हमें यहाँ सारे राउंड फिनोटाइप के मिल रहे हैं, और अगर ये हेटेरोजाइगस है तो फिर आधे राउंड के मिलेंगे, आधे रिंकल्ड के मिलेंगे। तो यूं रिजल्ट देख के हम उसको जीनोटाइप बता देंगे। सो ये ऐसा टेस्ट है जिसके थ्रू हम किसी फिनोटिपिकली डोमिनेंट इंडिविजुअल की जीनोटाइप चेक करते हैं, और ये टेस्ट हमेशा होता है एक फिनोटिपिकली डोमिनेंट इंडिविजुअल और एक रिसेसिव के बीच में। सो हम आते हैं जी, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है यहाँ पे भी। टेस्ट क्रॉस इज द टेस्ट ऑफ, सो इट इज एक्चुअली टेस्ट ऑफ, सॉरी, इट इज एक्चुअली टेस्ट ऑफ जीनोटाइप जी।
फिनोटाइप का टेस्ट नहीं, जीनोटाइप का टेस्ट है। सो जीन लिंकेज, थोड़ी सी बात इस पे पहले भी कर चुके हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, वो तमाम जीन, ऑल such genes which are located on the same chromosome, same homologous pair of chromosome, will remain together generation after generation, will inherit and block. This process is called as gene linkage, and such genes are called as linked genes. And all the genes present on a chromosome, on a homologous pair of chromosome, makes a linkage group. सो उनमें बेसिकली फिजिकल रिलेशन है आपस में, वो फिजिकली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बेसिकली किस पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी ऑन डिस्टेंस बिटवीन जीन लोसाई। जितने वो करीब हैं उतने उनमें क्रॉसिंग ओवर का चांस कम है, उतना उनका सेग्रीगेट होने का इम्कान, अलग होने का इम्कान कम है। और जितने फासले पे हैं उतना उनके बीच में कैज़मेटा बनना और क्रॉसिंग ओवर होना के इम्कान ज़्यादा हैं। तो इसलिए हम कहते हैं जी कि उनका आगे चांस जो है वो लिंकेज कितनी, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज कितनी है, वो डिपेंड करता है डिस्टेंस पे। सो बेसिकली इसका जीन लिंकेज का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से क्या रिलेशन बनता है, ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बिल्कुल कॉन्ट्रेरी है जी, बिल्कुल उसकी नफी है, उसकी एंटागोनिस्टिक बात है। क्योंकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में ये कहता है कि कोई से दो जीन एक साथ रहने के पाबंद नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट टू असॉर्ट, जबकि लिंकेज कहता है कि वो एक साथ रहेंगे। और क्रॉसिंग ओवर वो प्रोसेस है जो इन्हें अलग कर सकता है। सो क्रॉसिंग ओवर भी इनके एंटागोनिस्टिक है। क्रॉसिंग ओवर से भी जीन लिंकेज रिलेशनशिप एंटागोनिस्टिक या इनवर्स बनता है। लिंकेज ग्रुप्स मैंने पहले बता दिया क्या होता है। एग्जाम्पल ऑफ लिंकेज ग्रुप दो दिए गए हैं। एक 23rd पेयर जो हमारे सेक्स क्रोमोसोम का पेयर है, उसमें एक्स क्रोमोसोम पर कलर ब्लाइंडनेस, हेमोफिलिया और गाउट के जीन्स होते हैं, तो ये एक लिंकेज ग्रुप बन गया। और इसी तरह हमारा जो क्रोमोसोम नंबर 11 है वो भी एक लिंकेज ग्रुप बनाता है, जिसमें सिकल सेल अनीमिया, ल्यूकेमिया और एल्बिनिज्म की ट्रेट्स आती हैं। सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन का जहाँ तक ताल्लुक है जी, ऐसी ट्रेट्स जो किसी एक पर्टिकुलर सेक्स के साथ ज़्यादा इनहेरिट करें, हम सेक्स लिंक ट्रेट्स कहेंगे, और इस प्रोसेस को हम सेक्स लिंकेज कहेंगे। और सेक्स लिंकेज दो तरह का है, एक डिस्क्रिमिनेटिव है, यानी वो मेल और फीमेल दोनों में वो ट्रेट अपीयर हो पर एक में परसेंटेज वाइज ज़्यादा हो, इसको आप डिस्क्रिमिनेटिव सेक्स लिंकेज कहोगे। और एक एक्सक्लूसिव सेक्स लिंकेज भी है, जब कोई ट्रेट किसी एक जेंडर से 100% लिंक हो जाए, दूसरे में वो अपीयर ही ना हो सके। मिसाल के तौर पे जो वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस है, ये SRY जीन मिसाल के तौर पर सिर्फ मेल में हो सकता है, क्योंकि वाई क्रोमोसोम ने होना ही मेल में है। और इसी तरह जो सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स हैं जैसे मेमोरी ग्लैंड वगैरह, ये भी सिर्फ पर्टिकुलर जेंडर में ही होंगी, दूसरे में हो ही नहीं सकती, तो इन्हें आप एक्सक्लूसिव सेक्स लिंकेज कह सकते हैं। और डिस्क्रिमिनेटिव वो है जैसे एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स हैं, तो ये मेल में ज़्यादा परसेंटेज इनकी होगी, फीमेल में होगी सही पर कम होगी। इसी तरह सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट्स की सूरत हाल भी ये है कि जैसे पैटर्न बाल्डनेस है, वो मेल में भी होता है फीमेल में भी होता है, पर मेल में ज़्यादा होता है, तो एक जेंडर से वो लिंक्ड है। इनमें डोमिनेंट भी हो सकती है एक्स लिंक ट्रेट्स, और रिसेसिव भी हो सकती हैं। अगर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट हो तो वो फीमेल में प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा इनहेरिट होगी मेल की निस्बत, और अगर एक्स लिंक्ड रिसेसिव हो तो वो मेल में प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा होगी फीमेल की निस्बत। मिसाल के तौर पे फास्फेट हाइपोफास्फेटामिक रिकेट्स एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट है, ये फीमेल में 17% मोर होती है एज कंपेयर टू मेल, जबकि हेमोफिलिया और कलर ब्लाइंडनेस एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स हैं, ये मेल में 17% मोर होती हैं एज कंपेयर टू फीमेल। यही सिचुएशन टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम की भी है। हेमोफिलिया क्या है जी, एज अ डिसऑर्डर अगर हम बात करें तो बेसिकली कुछ क्लॉटिंग फैक्टर हैं जो हमारे ब्लड में होते हैं, जो ब्लड के लॉस को रोकते हैं और ब्लड को वो क्लॉट करवा देते हैं, रप्चर्ड ब्लड वेसल्स को, और इस तरह से लॉस ऑफ ब्लड जो है वो नहीं हो पाता। जबकि इसमें जो फैक्टर इन्वॉल्व हैं वो 3 हैं, एक फैक्टर 8 है, एक फैक्टर 9 है और एक फैक्टर 11 है। ये तीनों मिल के ब्लड क्लॉटिंग से एसोसिएटेड हैं। तीनों को कंट्रोल करने वाले जीन्स भी अलग अलग हैं जी, जो इनको कंट्रोल करते हैं। मसलन क्लॉटिंग फैक्टर ए से एसोसिएटेड क्लॉटिंग फैक्टर 8 से एसोसिएटेड हेमोफिलिया ए है, क्लॉटिंग फैक्टर 9 से एसोसिएटेड हेमोफिलिया बी है, और क्लॉटिंग फैक्टर 11 से एसोसिएटेड हेमोफिलिया सी है। यहाँ ये बताता चलूँ कि ये एक्स क्रोमोसोम पे वाकई नहीं है क्लॉटिंग फैक्टर 11 और हेमोफिलिया सी, लिहाजा ये सेक्स लिंकेज शो नहीं करेगा, पर ए और बी ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स के तौर पे बिहेव करती हैं। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में सबसे पहले हेमोफिलिया क्वीन विक्टोरिया अव्वल जो थी, क्वीन विक्टोरिया 1, उसमें उसके बच्चों में अपीयर हुआ था जी। और
इनहेरिटेंस पैटर्न इसमें जिगजैग होता है, यानी एक इन्फेक्टेड पेरेंट, एक इन्फेक्टेड फादर का जो जीन है उसकी कैरियर डॉटर के थ्रू उसके ग्रैंड सन में जाके अपीयर होता है। तो इस तरह से ये सिचुएशन आगे चलती है जी। हम एक यहाँ पे इसको जिगजैग इनहेरिटेंस बहरहाल कहेंगे जी। हम एक क्रॉस क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। सो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट कौन सी है? तो हेमोफिलिया सी मैंने बताया जी कि ऑटोसोमल है, ब्लू ब्लाइंडनेस भी ऑटोसोमल है, टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन इज द आंसर, क्योंकि हाइपोफास्फेटेमिया सेक्स लिंक्ड एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट है। तो चार्ली इज द आंसर जी। यहाँ एक पेडिग्री दी गई है जिसमें बेसिकली ये बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह से एक सेक्स लिंक्ड ट्रेट जो है वो इनहेरिट करती है। सो जो इस तरह से डॉटेड सर्कल होता है ये कैरियर फीमेल होती है, और जो स्क्वायर होता है अगर वो हॉलो स्क्वायर हो तो नॉर्मल मेल है, और अगर वो इस तरह से हो अंदर से बोल्ड तो ये इफेक्टेड मेल है जी। तो बेसिकली यहाँ पे ये इतनी क्लियरली विजिबल नहीं है जी। हम आगे चलते हैं। दूसरी जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की एग्जांपल है इंसान में वो है जी कलर ब्लाइंडनेस। और कलर ब्लाइंडनेस में जो नॉर्मल विजन है वो ट्राइक्रोमेटिक विजन है। 3 ऑप्शंस होते हैं, ये प्रोटीन के पिगमेंट्स हैं जो हमारी कोन सेल्स में होते हैं आंखों में, और जस्ट ब्लू, ग्रीन और रेड, जिसमें ये तीनों हों उसका विजन नॉर्मल होगा जी, नॉर्मल ट्राइक्रोमेटिक विजन कहेंगे। अब ब्लू जो ऑप्शन है इसको जो जीन कंट्रोल करता है वो ऑटोसोमल है, लेकिन इन दोनों को जो कंट्रोल करता है वो एक्स क्रोमोसोम पे है, लिहाजा ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स के तौर पे इनहेरिट करती हैं। डाइक्रोमेट वो होगा जिसके पास 2 पिगमेंट्स हों, एक पिगमेंट उसके पास ना हो, यानी वो सिंगल कलर में कलर ब्लाइंड होगा। और मोनोक्रोमेट वो होगा जिसके पास सिर्फ एक ही पिगमेंट है, 2 पिगमेंट्स वो लैक कर रहा है, लिहाजा वो सिर्फ एक को ही विजुअलाइज कर पाएगा। जहां तक ताल्लुक है जी 3 टाइप्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस का, तो एक को हम कहते हैं प्रोटोनोपिया, ये रेड ब्लाइंडनेस है, दूसरी को कहते हैं ड्यूटेरोनोपिया, ये ग्रीन ब्लाइंडनेस है, और तीसरी को कहते हैं ट्राइटोनोपिया, ये ब्लू ब्लाइंडनेस है। ब्लू ब्लाइंडनेस सेक्स लिंक्ड नहीं है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया। अब ब्लू कोन मोनोक्रोमेसी का मतलब ये है कि किसी इंसान में सिर्फ ब्लू ऑप्शन हो और वो सिर्फ ब्लू कलर को देख पाए, यानी वो रेड और ग्रीन दोनों में ब्लाइंड हो। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस देखेंगे जी। तो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इज सिमिलर टू दैट ऑफ हेमोफिलिया। यहाँ पे भी आपको जिगजैग इनहेरिटेंस मिलेगा। यहाँ पे भी जो मैटरनल ग्रैंडफादर है उसकी ट्रेट उसकी कैरियर डॉटर के थ्रू उसके ग्रैंडसन में जाके अपीयर होगी जी। यहाँ पे बेसिकली ये तो खैर वही हेमोफिलिया की पेडिग्री है जी। अच्छा, कलर ब्लाइंडनेस के हवाले से यहाँ पे डिग्री नहीं दी गई जी। बहरहाल सेम इनहेरिटेंस पैटर्न है जी। जो कैरियर है फीमेल वो यूं डॉटेड होगी, और जो नॉर्मल है वो इस तरह से हॉलो सर्कल होगा। इसी तरह जो नॉर्मल मेल है वो इस तरह स्क्वायर होगा हॉलो, और जो इफेक्टेड मेल है वो इस तरह से स्क्वायर होता है। बहरहाल यहाँ पे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस इज ऑल्सो कॉल्ड। सो रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस को हम ब्लू कोन मोनोक्रोमेसी भी कहते हैं ना, क्योंकि उसके पास सिर्फ पीछे, फिर वो अगर रेड और ग्रीन में ब्लाइंड है तो पीछे उसके पास सिर्फ ब्लू ऑप्शन बचा, तो ऐसी सूरत में वो ब्लू मोनोक्रोमेसी का शिकार है, उसका डिसऑर्डर में सफर कर। सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट है जी डीएनए रेप्लिकेशन। सो डीएनए रेप्लिकेशन के हवाले से सबसे पहले जो पॉसिबल मेथड्स हैं डीएनए रेप्लिकेशन पे उन पे हम बात करते हैं। जब तक प्रूव नहीं हुआ था कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है, तब तक जो सोचा गया कि 3 तरह से ये पॉसिबली हो सकती है। प्रोबेबल मेथड 3 है। कंजर्वेटिव मेथड, जिसमें ये जो पेरेंटल ड्यूप्लिक्स है ये एज सच कंजर्व कर लिया जाए, और जो नए ड्यूप्लाइसिस बनाए जाएं वो बिल्कुल नए सिरे से बनाए जाएं, तो ये है जी कि पेरेंटल कंजर्व्ड है, ये कंजर्वेटिव मेथड है। दूसरा सेमी कंजर्वेटिव मेथड हाइपोथेसाइज किया गया कि शायद ये होता हो जिसमें दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएं और एक एक उनके अगेंस्ट नया बना लिया जाए, यूं हर ड्यूप्लिक्स आधा नया आधा पुराना, सेमी कंजर्व्ड सेमी न्यू। तीसरी प्रोबेबिलिटी जो सोची गई उसमें ये ख्याल किया गया कि जो पेरेंटल ड्यूप्लिक्स है उसे डिसमेंटल कर लिया जाता हो, उसे न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ लिया जाता हो, और उतने नए न्यूक्लियोटाइड शामिल करके फिर 2 ड्यूप्लाइसिस बना लिए जाएं। जाहिर है दोनों ड्यूप्लाइसिस ना मुकम्मल नए होंगे ना पुराने होंगे, उनमें कई न्यूक्लियोटाइड नए, कई पुराने, कई नए, कई पुराने। तो ये तो थे जी प्रोबेबल मेथड। लेकिन लेटर ऑन कौन सा प्रोसेस प्रूव हुआ? 2 साइंटिस्ट थे जी, मिजल्सन एंड स्टॉल। मिजल्सन
एंड स्टॉल। इन्होंने ये प्रूव किया कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव ही होती है। कैसे किया जी? इन्होंने एक बैक्टीरियल कल्चर प्रिपेयर किया जी, जिसमें जो बैक्टीरिया थे उन्हें लेबल कर दिया विद हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन N15, यानी उसमें जो बैक्टीरिया थे उनका तमाम डीएनए, तमाम न्यूक्लियोटाइड्स में नॉर्मल नाइट्रोजन N14 की बजाय N15 थी, हैवी थी। अब ये वो इन्होंने उसका जो डीएनए है हैवी वाला, ये वो है जी, सपोज इसके दोनों स्ट्रैंड N15 बाय N15 लिए हुए हैं हैवी नाइट्रोजन। फिर इस बैक्टीरियल कल्चर को ऐसी पेट्री डिश में शिफ्ट किया जिसमें अब इन्होंने N14 एज अ सोर्स दी हुई है, और यूं इन बैक्टीरिया को रेप्लिकेट करने दिया गया, एक जनरेशन पूरी करने दी गई। एक जनरेशन जब इन्होंने यहां प्रोड्यूस की तो जाहिर है जो नए स्ट्रैंड बनाए होंगे उनमें N14 यूज हुई होगी। सो ये हैं जी इनके नए स्ट्रैंड। अब जब ये डीएनए था सारे का सारा हैवी, तो उसकी डेंसिटी जब सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में सेंट्रीफ्यूगेशन करके चेक की गई तो उसने यहां लेयर दी जी नीचे आके। जब F1 रेज हुई ये वाली, तो तब जब उन्होंने इसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाल के सेंट्रीफ्यूगेशन की तो लेयर बिल्कुल मिड में आ गई। और जब F2 रेज की और फिर उसकी डेंसिटी डीएनए की चेक की तो मिड वाली लेयर इंटैक्ट रही, एक लेयर ऊपर भी बन गई। अब इससे ये साबित हुआ कि डीएनए की रेप्लिकेशन सिरे से कंजर्वेटिव तो बिल्कुल नहीं होती, सेमी कंजर्वेटिव होती है या डिस्पर्सिव होती है। सेमी कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव का डाउट भी इस F1 तक रहा। क्यों कि F1 में इंटरमीडिएट लेयर आपको इंटरमीडिएट लेवल पे मिली है। इंटरमीडिएट लेवल पे तब भी मिलेगी जब एक स्ट्रैंड पूरा नया एक पूरा पुराना हो, और तब भी मिलेगी जब आधे न्यूक्लियोटाइड नए और आधे पुराने हों। जाहिर है डेंसिटी दोनों सूरतों में इंटरमीडिएट होगी। लेकिन जब F2 रेज की तो F2 में बिल्कुल ये क्लियर हो गया कि कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन भी नहीं होती, क्योंकि अगर कंजर्वेटिव होती तो अगली दफा भी लेयर इंटरमीडिएट लेवल पे ही बनती पर पहले से थिक हो जाती। एक लेयर का ऊपर जाके अपीयर हो जाना ये शो करता है कि ये डीएनए प्योर लाइट नाइट्रोजन लिए हुए है N14 बाय N14। यूं ये प्रूव हो गया कि डीएनए की रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होती है। पेरेंटल डीएनए अनकायल होता है और एक एक स्ट्रैंड वो अपने साथ नया बनाता जाता है, एक एक पुराना रहता है, यानी सेमी कंजर्व्ड है, सेमी न्यू है। तो इस तरह से इन्होंने ये प्रूव कर दिया जी। हम आते हैं प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन की तरफ। प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसमें एंजाइम कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे और उनकी फंक्शनल सीक्वेंस में ये एंजाइम हमने यहाँ मेंशन भी किए हुए हैं। हेलिकेज एंजाइम जो हीलिक्स को ओपन करेगा, पेरेंटल ड्यूप्लिक्स के हीलिक्स ड्यूप्लिक्स को, दोनों हेलाइसिस को। फिर प्राइमेज एंजाइम जो एक डीएनए पॉलीमरेज को लॉन्चिंग पैड देगा, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज की प्रॉब्लम यह है कि किसी भी डीएनए रेप्लिकेशन को ये इनिशिएट नहीं करता। ये डीएनए स्ट्रैंड को इलोंगेट तो करता है, इनिशिएट नहीं करता। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज 3 यहाँ पे यूज होगा जी, जो बाकायदा तौर पे रेप्लिकेशन करता है। हाँ, इसके अलावा डीएनए पॉलीमरेज 1 भी किसी हद तक रोल प्ले करेगा, सपोर्टिंग रोल, क्योंकि वो जो डीएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर लगेंगे उन्हें डीएनए में कन्वर्ट करना इसका काम होगा। और फिर लिगेज एंजाइम का यहाँ पे रोल होगा, जो डीएनए के टुकड़ों को, फ्रेगमेंट्स को, कज़की फ्रेगमेंट्स को आपस में जोड़ेगा। एक डीएनए पॉलीमरेज 2 भी होता है, उसका डीएनए रेप्लिकेशन से हरगिज कोई ताल्लुक नहीं है जी। ये नॉर्मल सर्वेलेंस एंजाइम है जो किसी भी सेल में डीएनए पर मूव करता रहता है और जहां कहीं से वो डैमेज हुआ उसको रिपेयर कर देता है। तो इसका रोल डीएनए रिपेयरिंग एंजाइम का है। इसी तरह डीएनए पॉलीमरेज के काम करने की कुछ कंडीशनैलिटीज हैं जी। पहली बात तो ये कि वो कभी भी डीएनए की जो स्ट्रैंड है उसे इनिशिएट नहीं करता जी, इलोंगेट जितना मर्जी करवा लें। और दूसरा, वो हमेशा न्यू न्यूक्लियोटाइड पोजीशन 3 पे ऐड करेगा, यानी 5x3 पोजीशन में रेप्लिकेशन करेगा। अब प्रोसेस को जरा एक्सप्लेन करते हैं जी। यहाँ पे आप देखिएगा, ये एक डीएनए ड्यूप्लिक्स था, ये यहाँ आके जो हेलिकेज है उसने पोजीशन संभाली और यूं वो एक तरफ से दोनों स्ट्रैंड्स को खोलता चला गया, अनवाइंड करता चला गया, अनकायल करता चला गया। ये दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड टेम्पलेट के तौर पे काम करेंगे और इनके अगेंस्ट एक एक नया स्ट्रैंड बनना है। लेकिन जैसे ही हेलिकेज ने ओपन किया तो फिर प्राइमेज ने यहाँ प्राइमर लगा दिया और प्राइमर के ऊपर जो है
वो डीएनए पॉलीमरेज आके पोजीशन संभाल लेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि रेप्लिकेशन चूंकि 5×3 पोजीशन में होनी है, तो ऐसी सूरत में एक स्ट्रैंड में, जो कि एक स्ट्रैंड खुद 5×3 में है, उसके अगेंस्ट 3×5 में जो सीक्वेंस है वो है, बल्कि ये वाला स्ट्रैंड खुद 3×5 में है जी। तो इसके अगेंस्ट तो 5×3 में हो पाएगी, लेकिन दूसरा पेरेंटल स्ट्रैंड बजाते खुद 5×3 सीक्वेंस में है, तो उसके अगेंस्ट जाहिर है फिर रिवर्स डायरेक्शन में चलेगी, इस डायरेक्शन में चलेगी, तो ही वो 5×3 में हो पाएगी। तो यूं इधर कंटिन्यूस नया स्ट्रैंड बनेगा, इधर फिर डिसकंटिन्यूस बनेगा, क्योंकि हर दफा पीछे से हेलिकेज और डीएनए ओपन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज को वापस जाके फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इधर जो कंटिन्यूस बनेगा इसे आप लीडिंग स्ट्रैंड कहोगे, और दूसरी तरफ जो टुकड़ों में बनेगा इसे आप लैगिंग स्ट्रैंड कहोगे। और ये जो टुकड़े होंगे ये ओकाज़की फ्रेगमेंट्स कहलाएंगे, और इन्हें बाद में इस लैगिंग स्ट्रैंड में जो डीएनए के ओकाज़की फ्रेगमेंट्स हैं उनको लिगेज एंजाइम आपस में बाइंड करता है। तो इस तरह से ये रेप्लिकेशन होती चली जाती है, और आगे से अनवाइंड होता चला जाता है, और पीछे से ड्यूप्लिक्स बनता भी चला जाता है, और फिर से वो वाइंड भी होता चला जाता है। तो ये है जी डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस। इसमें प्राइमर 10 आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स का प्राइमर यूज होता है। लीडिंग स्ट्रैंड्स वो है जो टुवर्ड्स रेप्लिकेशन फोर्क चलेगा, ये रेप्लिकेशन फोर्क है जी ये। अब जो टुवर्ड्स रेप्लिकेशन फोर्क सीधा जा रहा है वो लीडिंग स्ट्रैंड है, और जो अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फोर्क जा रहा है वो लैगिंग स्ट्रैंड है। ओकाज़की फ्रेगमेंट्स उस लैगिंग स्ट्रैंड के टुकड़े हैं, क्योंकि वो कंटिन्यूस नहीं हो पाएगा, हर दफ़ा आगे से और डीएनए ओपन हो जाएगा और फिर उसे वहाँ से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। अब आमतौर पे कोई 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल ओकाज़की फ्रेगमेंट्स आपको मिलेंगे यूकैरियोट्स में, जबकि कोई 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल प्रोकैरियोट्स में मिलेंगे। ये था जी रेप्लिकेशन का प्रोसेस। फर्दर क्वेश्चन आप प्रैक्टिस बुक को कंसल्ट कीजिएगा, उसमें इसकी वर्कशीट्स दी गई हैं। दैट इज़ ऑल जी, थैंक यू।